सो जो हमारा पहला कंसेप्ट है उससे अपन शुरुआत करते हैं इस पूरे ही यूनिट को, वेक्टर्स इन थ्री डायमेंशन का। बेसिकली वेक्टर्स इन थ्री डायमेंशन में क्या होता है, इसको विजुअलाइज करना थोड़ा रिलेटिवली आसान होता है। लाइक चैप्टर्स होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, उसके मुकाबले ये विजुअलाइज करना अच्छा होता है। इसमें बेसिकली आप विजुअलाइज कर सकते हैं, तो आप बना सकते हैं इसके क्वेश्चन को रिलेटिवली जल्दी बना सकते हैं और ईजिली बना सकते हैं। जल्दी तो नहीं बोलूँगा लेकिन ईजिली बना सकते हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन इसमें होता है। तो इसीलिए सबसे पहले इसको शुरुआत करूँगा मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को बेसिकली समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से सब चीज़ का शुरुआत होगा 3D ज्योमेट्री में। 3D ज्योमेट्री का शुरुआत अपन करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ के। बेसिकली एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। जनरली अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में पढ़ रहे थे, स्ट्रेट लाइन हो या कोई भी चैप्टर हो। लेकिन 3D ज्योमेट्री में अपन को 3 डायमेंशनल चीज़ पढ़ना पड़ता है, यानी कि उसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों ही कंसिडर करते हैं। और उस तीनों चीज़ को दिखाने के लिए कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशन हो गया। एक हमारे पास ये एक्स वाला, एक वाई वाला, एक बाहर की तरफ जेड वाला होता है। सो ये हमारे पास 3 डायमेंशन हो गए, इसलिए इसका यूज़ करते हैं 3D में रिप्रेजेंटेशन के लिए। लाइक अपन शुरुआत करते हैं समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, टर्म्स है, लाइक डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है उसको समझते हैं, और यूनिट वेक्टर्स, प्रोजेक्शन जो होता है किसी वेक्टर का किसी एक्सेस पे, वो सब समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपन एक वेक्टर बनाते हैं। उस वेक्टर को अपन बोलते हैं ए वेक्टर। इस ए वेक्टर को अपन बोलते हैं कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इस वेक्टर का ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन है। ए एक्स आई कैप है, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। हमारे पास इसका एक यूनिट वेक्टर भी है जो ए कैप है। बेसिकली यूनिट वेक्टर को अपन कैसे करते हैं, लिखते हैं, एक कोई भी ए वेक्टर हो गया उसका यूनिट वेक्टर अगर लिखना है तो उसको लिखेंगे ए कैप। इस ऊपर वाले जो साइन को बोलते हैं, जो सिंबल है उसको बोलते हैं कैप। ए कैप इज ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये इसलिए करते हैं ताकि लास्ट में अपन को सिर्फ एक यूनिट वेक्टर मिले। जब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो अपने को यूनिट वेक्टर मिलता है। यूनिट वेक्टर का बेसिकली जो मैग्नीट्यूड होता है, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। आपको मैग्नीट्यूड निकालना भी यहीं पे मैं छोटा सा बता देता हूँ, किसी भी वेक्टर का कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं। बेसिकली कोई वेक्टर अगर ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के ऐसा कोई वेक्टर दिया हुआ है, अगर इस वेक्टर को अपन पी वेक्टर बोलें तो जो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दैट्स इट। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। वैसा ही कुछ अपने को ए कैप में भी मिलेगा, क्योंकि ए कैप भी एक वेक्टर ही आएगा। बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड यूनिट होगा, क्योंकि उसका जो ए बी सी वाला टर्म होगा उसका जो रूट अंडर का स्क्वायर का सम होगा वो 1 आ जाएगा। चलिए ये तो छोटा मोटा चीज़ हो गया, लेकिन अपन समझते हैं कि ये ए एक्स ए वाई और ए जेड क्या है। सो ए वेक्टर हमारा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है। बात ये आता है ये ए एक्स ए वाई ए जेड आखिरकार है क्या। इसको अपन बोलते हैं इसका प्रोजेक्शन। मतलब कि ये जो ए वेक्टर हमारे पास दे रखा है, इसका एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो ए एक्स है, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक का बात चल रहा है वो ए एक्स है। इसका जो वाई पे प्रोजेक्शन है वो ए वाई है। इसका जो जेड पे प्रोजेक्शन है वो ए जेड है। तो ये ए एक्स ए वाई ए जेड बेसिकली प्रोजेक्शन है ए वेक्टर का ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। और इसको बेसिकली अपन एक और चीज़ में समझ सकते हैं कि ये जो यूनिट वेक्टर है हमारा ए कैप, ये जो ए कैप है इसका भी तो कुछ होगा, और इसको अपन लिख सकते हैं एज वी नो। इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे ए वेक्टर को, तो अपन लिखते हैं ए वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, उसको डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और ऐसा कुछ कुछ नहीं लिखा होता है। बेसिकली आपको देखने को क्या मिलेगा, ए एक्स को डिवाइड कर रखा होगा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर आई कैप, ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर जे कैप एंड ए जेड डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर के कैप। आपको कुछ ऐसा टर्म्स दिखता होगा यूनिट वेक्टर के चीज़ में,
ये ए का जो यूनिट वेक्टर है ए कैप, इसमें अपने को बेसिकली ए एक्स ए वाई ए जेड नहीं दिख रहा है, उसकी जगह पे ये कुछ अजीबोगरीब सा टर्म दिख रहा है, जो कि उतना अजीबोगरीब होता नहीं क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। अपन इस चीज़ को बोलते हैं एल, रिप्रेजेंटेशन के लिए एल इसको बोल देते हैं, इसको एम बोल देते हैं, इसको एन बोल देते हैं। और आपको अगर नहीं पता है तो बता दूं मैं, ये जो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का टर्म आता है अपने को, अगर ये एल स्क्वायर करे एम स्क्वायर करे एन स्क्वायर करे और तीनों को जोड़ दें तो ये 1 आ जाएगा। अगर ये 1 आ रहा है तभी ये यूनिट वेक्टर है। एक यूनिट वेक्टर को पहचानने का ये तरीका है, ये आपका जो उसका टर्म दिया होता है आई के आगे जे के आगे के आगे, उसका अगर स्क्वायर का सम 1 है देन दैट इज़ यूनिट वेक्टर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी है जो कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। यहीं पे आपको बता दूं, ये जो टर्म है इसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं ए वेक्टर का। इस ए वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन ये एल एम एन का टर्म हुआ, ये। और ये जो ए एक्स ए वाई ए जेड है वो डायरेक्शन रेशियो हो गया ए वेक्टर का, जिसको अपन प्रोजेक्शन बोल रहे थे उसको डायरेक्शन रेशियो भी बोलेंगे ए वेक्टर का। और ये ए कैप का डायरेक्शन रेशियो होता है, लेकिन ये जो ए वेक्टर है उसका डायरेक्शन कोसाइन है। इसका मतलब अपन यहाँ पे छोटा सा टर्म की तरह लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट की तरह, कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर जो होता है वो हमारा एल एम एन है। जो इतना बड़ा टर्म की जगह अपन एल एम एन बोल दे रहे हैं ताकि आसानी हो। डायरेक्शन रेशियो जो हो गया हमारा ए वेक्टर का वो हमारा ए एक्स ए वाई ए जेड है। उसी तरह से ए कैप का जो हमारा डायरेक्शन रेशियो हो गया वो हमारा एल एम एन हो गया। तो कन्फ्यूज़ होने का कोई ज़रूरत नहीं, इसमें कन्फ्यूज़न होता है, अगर आप शुरू से सीख रहे हैं तो कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन आप इसको समझ लें क्योंकि यही होता है जो है। एक बात यहाँ पे जो ज़रूरी था वो बता दिया मैं कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का सम का स्क्वायर जो है, स्क्वायर का सम जो है वो इक्वल टू 1 होता है। ये डायरेक्शन एल एम एन को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं वेक्टर का, एंड डायरेक्शन रेशियो ए वेक्टर का ए एक्स ए वाई ए जेड होता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है डायरेक्शन एंगल। ये जो ए वेक्टर हमारे पास दिख रहा है ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा हमारा एक्स एक्सिस के साथ, ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा हमारा वाई एक्सिस के साथ, कुछ ना कुछ ये एंगल बना रहा होगा हमारा जेड एक्सिस के साथ। तो अपन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको अल्फा बोल दे रहे हैं, वाई के साथ जो बना रहा है ए वेक्टर हमारा, ए वेक्टर भी वही एंगल बना रहा है और ए कैप भी वही बना रहा है, पर्टिकुलरली बता रहा हूँ मैं। तो अल्फ़ा बीटा विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के साथ गामा हमारे पास एंगल बन रहा है। आपको एक और चीज़ बता दूं कि इस एल को अपन कॉस अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, एम को अपन कॉस बीटा भी लिख सकते हैं और एन को कॉस गामा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो गया प्लस कॉस स्क्वायर बीटा हो गया और कॉस स्क्वायर गामा हो गया वो 1 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये इक्वल होता है एल एम एन के, और एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 है। इसका मतलब इस चीज़ का स्क्वायर किया जाए अपन को, अपना जो स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा और इसका सम होगा तो ये 1 के इक्वल ऑब्वियसली आएगा, अगर ये यूनिट वेक्टर है तब। ये यूनिट वेक्टर आपको कभी भी पहचानना हो तो इस चीज़ का आप अप्लाई करें, इस चीज़ को आप समझें आराम से, उस चीज़ का यूनिट वेक्टर अपने को पता चल जाएगा वो है या नहीं है। अब आगे अपन कुछ और चीज़ें भी समझेंगे, लाइक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D। अभी तक समझे अपन डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बारे में किसी पर्टिकुलर वेक्टर का। अब आगे अपन समझते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन। तो अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन। अपने को पता है जो हमारा 2D में इक्वेशन होता था वो y = mx + c लिखते थे इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। लेकिन अब हमारे पास z एक्सिस भी है, इसका मतलब हमारे पास 3 डायमेंशन में बात चल रहा है। अब 2D में बात नहीं रहा, y और x सिर्फ ज़रूरी नहीं, इसके साथ साथ z भी ज़रूरत है, इसलिए हमारा इक्वेशन ही इंटायरली कुछ अलग हो जाता है, जिसको अभी समझते हैं अपन। मान लीजिए हमारे पास कोई एक लाइन दिया है, ये कोई लाइन है, इस लाइन पे हमारे पास एक वेक्टर है a वेक्टर। इस छोटे से a वेक्टर को बोलते हैं अपन पोजीशन वेक्टर ऑफ a पॉइंट। मतलब कि ये पॉइंट हम जो लिए इस लाइन पे उसका पोजीशन वेक्टर है a वेक्टर। एक और पॉइंट लेते हैं, चलो एक पॉइंट लेते हैं P जिसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है। और अभी आपके दिमाग में सबसे पहले चल रहा होगा ये पोजीशन वेक्टर होता क्या है। बेसिकली हमारे पास अगर ओरिजिन दे रखा है तो कोई पॉइंट अगर हमारे पास दिया हुआ है
तो इस पॉइंट का जो ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब कि 0,0,0 यहाँ से इस पॉइंट पे मान लीजिए कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट तक जो वेक्टर गया इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। यानी ओरिजिन से जो इस पॉइंट तक वेक्टर गया है, इस पॉइंट का वो पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए ये O पॉइंट था, ये P पॉइंट है, तो ये जो OP वेक्टर हो गया ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया P पॉइंट का। तो P पॉइंट बेसिकली हमारा इसका पोजीशन वेक्टर जो हो गया वो हो गया OP वेक्टर, यानी कि ओरिजिन से जो भी वेक्टर हमारा पॉइंट तक जाए वो पोजीशन वेक्टर है। दैट्स इट। आगे अब समझते हैं इसमें पोजीशन वेक्टर कैसे है। एक कोऑर्डिनेट बेसिकली सिस्टम है, तो हमारे पास ओरिजिन भी होगा। तो ये ओरिजिन से ये वेक्टर गया एक, और एक ये वेक्टर गया, ये हमारा ओरिजिन है। तो ये वेक्टर हमारा ए वेक्टर है, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, और आर वेक्टर हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट है। इस लाइन का डायरेक्शन भी कुछ होगा, क्योंकि अपने को पता है 3D ज्योमेट्री में अपन वेक्टर्स का यूज़ करते हैं, इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। तो इस लाइन का कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगा। उस डायरेक्शन को बताने के लिए एक और वेक्टर होता है, उसको अपन पर्टिकुलरली बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। बी वेक्टर हमारा ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप होता है। हमारा जो ए पॉइंट था उसका जो पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है उसको भी अपन लिखते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। और ये जो पी वेक्टर है बेसिकली ए वेक्टर को अपन लिखते हैं x1 y1 और z1 से, x y z से नहीं लिखते हैं अपन, चलो x1 y1 z1 से लिखते हैं। और जो पी वेक्टर है उसको बोलते हैं अपन एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। और आपको बता दूं कि इसका पॉइंट जो होगा बी वेक्टर का, इसका जो अगर पॉइंट के फॉर्म में लिखना हो तो इसको आराम से a, b, c लिख सकते हैं। इस a को अपन लिख सकते हैं x1 y1 z1, इस p को लिख सकते हैं x y z। तो इसके मदद से भी आराम से क्वेश्चन को सॉल्व अपन कर सकते हैं। तो ए वेक्टर आर वेक्टर के बारे में समझ लिए, पोजीशन वेक्टर होता है। एक कोई बी वेक्टर भी हमारे पास होता है जो कि इस लाइन का डायरेक्शन बता रहा होगा हमको। तो अपन समझते हैं कि इसका जो इक्वेशन होगा इस लाइन का वो क्या होगा। इस लाइन को अपन क्या लिख सकते हैं, समथिंग यानी कोई कांस्टेंट टाइम्स बी वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर जो है इसका डायरेक्शन तो अपने को पता है, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड से कुछ हमारे पास चेंजेस हो सकते हैं। मतलब कोई वेक्टर अगर कोलिनियर होता है, यानी कि उसका जो डायरेक्शन है वो सेम हो, लाइक दो वेक्टर्स हो सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड में डिफरेंस हो सकता है लेकिन इसका डायरेक्शन सेम है। तो ये जो ए बी सी ये चीज़ जो दे रहा है अपना, वो डायरेक्शन बता रहा है, यानी ये जो बी वेक्टर है वो डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर है। तो हमारे पास डायरेक्शन तो है, लेकिन इस डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। मतलब अगर ये कुछ बी वेक्टर हमारे पास ये बी वेक्टर है, तो इसके साथ ये बी लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर हो सकता है। ये होता है इस वेक्टर में बेसिकली यही बात होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का सब खेल है। तो हमारे पास एक डायरेक्शन का वेक्टर था, तो हमारा ये इसके पास डायरेक्शन जो होगा वो बी वेक्टर का डायरेक्शन ही होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है उसमें, इसलिए उसको लैम्डा से अपन रिप्रेजेंट कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए बेसिकली, ताकि हमारा जो भी चेंज हो वो कवर हो जाए। तो इसको लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर बोल दिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस तीनों ही वेक्टर को, तो आपको लगेगा इसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आराम से लग सकता है। मतलब ये एक ऐसा वेक्टर है जो कुछ ऐसा दिख रहा है, इसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आराम से लग जाएगा, जिसमें अपन बोल सकते हैं कि ये जो ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर है वो आर वेक्टर के इक्वल होगा। और ये ही हमारा है वेक्टर फॉर्म। तो हमारा जो पहला फॉर्म होता है वो होता है वेक्टर फॉर्म, जो कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर है। इसको वेक्टर ऑफ वेक्टर एडिशन से बेसिकली अपन निकाल सकते हैं, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें ये ए वेक्टर का सम लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर का सम ये रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल होता है। रिजल्टेंट वेक्टर आपको थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा होगा, ये ऐसा है लेकिन होना चाहिए था उल्टा, लेकिन उल्टा ना होके ये मतलब कि होना चाहिए था इस तरफ से, लेकिन है ये उल्टा। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट होता है हमारे ये दोनों का सम। इसको ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। अपने को अब कार्टेशियन फॉर्म समझना ज़रूरी है, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म ज़्यादातर यूज़ होता है बहुत ही जगह। एक कार्टेशियन फॉर्म को समझते हैं अपन। ये जो कार्टेशियन फॉर्म होता है वो क्या होता है, बेसिकली जो हमारा कार्टेशियन फॉर्म होगा उसको निकालने का आराम से तरीका है। आर वेक्टर को अपन लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। आर वेक्टर हमारा ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ए वेक्टर हमारा ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्योंकि कोलिनियर था इस बी वेक्टर के साथ, तो इस पूरे लाइन के लिए अपन लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब अपन देखते हैं इसमें जो हमारा
कार्टेशियन फॉर्म है उसको कैसे निकाल सकते हैं। इन चीज़ों को लिख सकते हैं अपन इसमें, आर वेक्टर की जगह पर अपन लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए वेक्टर की जगह अपन लिख सकते हैं एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप जेड वन के कैप। और बी वेक्टर की जगह पे ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। इसको करने के बाद अपन देखेंगे कि ये जो पूरा टोटल फॉर्म है वो कुछ ऐसा दिखेगा, x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए, वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी, जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू लैम्डा। ये हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म। ये फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना इस चीज़ को, ये नीचे वाला जो टर्म है ए बी सी और एक्स वन वाई वन जेड वन को। और इस एक्स वाई जेड को भी अपन समझ सकते हैं कैसे, वो देखते हैं। ये जो ए बी सी है, एज वी नो ये बी वेक्टर था, उसका हमारे पास ए बी सी यानी डायरेक्शन रेशियो उस बी वेक्टर का दिख रहा है। तो हमारा जो डायरेक्शन वेक्टर है बी वेक्टर वो आराम से निकल जाएगा ये डिनोमिनेटर वाले टर्म से, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। और अगर हमारा ए वेक्टर निकालना हो तो ए वेक्टर अपना निकल जाएगा एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप जेड वन के कैप से। सो हमारा क्वेश्चन में हमेशा अगर लाइन वाला फॉर्मेट दिया हुआ है तो हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपने को ए वेक्टर निकाल ले और बी वेक्टर निकाल ले, ये अपने को बोलता है क्वेश्चन। अगर हमारे पास ये फॉर्मेट है तब तो इस फॉर्मेट में हमारा डिनोमिनेटर वाला बी वेक्टर निकल जाता है, बी वेक्टर निकल सकता है बेसिकली डिनोमिनेटर में जो भी टर्म दिया है उससे। जो न्यूमिनेटर में ये जो एक्स वन वाई वन जेड वन वाला टर्म दिया हुआ है इससे अपने को निकल सकता है क्या, ये जो ए वेक्टर था इसका पोजीशन वेक्टर, मतलब वो पॉइंट निकल सकता है। एक्स वन वाई वन जेड वन बेसिकली वो पॉइंट है। बहुत ही ये ईजी था। इसके बाद अपन समझते हैं एक और चीज़ जो होता है, अगर कोई लाइन दिया हो 3D में तो उस लाइन का कोई जनरल पॉइंट भी तो होगा, मतलब इस एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट ये है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ये है, लेकिन इन पॉइंट को अगर हमको सिर्फ एक्स वाई जेड के टर्म्स में लिख सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। ये जो पी पॉइंट हमारे यहाँ पे बेसिकली जो था ये कोई जनरल पॉइंट अपन रिप्रेजेंट किए थे, यानी कि जनरल पॉइंट किसी पी पॉइंट को, किसी जनरल पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई जेड है तो इसको भी अपन जनरलाइज्ड वे में लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ से अपन देख सकते हैं इस चीज़ को कि ये चीज़ लैम्डा के इक्वल है, तो हम x यहाँ से लिख सकते हैं a इंटू लैम्डा प्लस एक्स वन। इसको इसके इक्वल करेंगे, अगर इक्वेट करेंगे इससे तो यहाँ से x निकल जाएगा। y को इक्वेट करेंगे अगर यहाँ से y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू लैम्डा, तो y हमारा b लैम्डा प्लस वाई वन निकल जाएगा और z हमारा c लैम्डा प्लस जेड वन निकल जाएगा। और हमारे पास एक जनरल पॉइंट भी आ गया जो कि पी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली उस टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व करने में हेल्प करता है जिसमें सेटिस्फाई करा के पॉइंट देखना पड़ता है अपने को। आगे अपन उस चीज़ को समझेंगे। तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन। आगे अपन और भी चीज़ पढ़ेंगे, लाइक इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ेंगे अपन। दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है उसको समझेंगे, दो प्लेन के बीच का एंगल, या फिर दो लाइन और एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल, ये सब चीज़ समझेंगे। परपेंडिकुलर का जो कंडीशन होता है, हमारा पैरेलल का जो कंडीशन होता है लाइन प्लेन का या फिर प्लेन का या फिर लाइन का, उन सब चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे आगे। तो आगे के लेक्चर में वो चीज़ मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।